नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसके बाद अपने पढ़ाई का ख्याल रखें। तो साथियों, आज से हम लोग अपने चैनल पे एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय चित्रकला सीरीज। यह वीडियो उस सीरीज का पहला वीडियो है। तो इससे पहले कि इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली बार से कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो चलिए फिर आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, इस सीरीज का नाम हमने रखा है, पहले ही हमने आपको बताया कि सीरीज का नाम जो है हमने रखा है इंडियन पेंटिंग सीरीज। इंडियन पेंटिंग सीरीज इसका नाम हमने रखा है इंडियन पेंटिंग सीरीज। देखिए, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो हिस्ट्री से, या फिर आप इंडियन कल्चर से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एमए के स्टूडेंट हैं हिस्ट्री के, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होने वाला है। और स्पेशली चूंकि इंडियन कल्चर का और यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में जब इससे सवाल पूछे जाते हैं डेप्थ में, तो यह जनरल बुक में हमें देखने को नहीं मिलता है। और पेंटिंग पे कोई ऐसा सीरीज हो, पेंटिंग पे कोई डिटेल्स में वीडियो हो, ऐसा हमें यूट्यूब पर भी बहुत कम देखने को मिलता है, न के बराबर। इसलिए यह सीरीज जो है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं। यह वीडियो नंबर 1 है और यह कंटिन्यूसली चलेगा। मैं इसका शेड्यूल बता दूंगा कि पर डे कब कब चलेगा, या फिर वीक में कितना दिन चलेगा, कब चलेगा। मेरा नाम अमृत है और मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ किया हिस्ट्री में, और फिर नेट किया इंडियन कल्चर में, और नेट किया फिर उसके बाद जैन गांधीयन बुद्धिस्ट एंड पीस स्टडीज़ में। और अभी हमारी पीएचडी चल रही है और 100+ स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ को हमने पर्सनल मेंटरशिप दिया है। अभी वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में पीएचडी में इनरोल्ड भी हैं। तो आप भी यदि पीएचडी कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं, देन आप गाइडेंस ले सकते हैं kusumnetclasses@gmail.com पे मेल करके, या फिर कुसुम नेट क्लासेस का एप्लीकेशन नहीं, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करके कर सकते हो। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट है टू एक्सप्रेस द ट्रेडिशन। आखिर बात यह है कि पेंटिंग दरअसल होता क्या है, पेंटिंग क्यों, पेंटिंग को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो पेंटिंग की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है, पेंटिंग से हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिल सकता है, सीखने को मिल सकता है। तो देखिए, कोई भी समाज जब अपने कल्चरल पास्ट को, सांस्कृतिक इतिहास को, जो उसका पूर्व का जो सांस्कृतिक इतिहास रहा है, या सामाजिक क्रियाकलाप रहा है, या किसी तरीके की कोई परंपरा रही है, उन तमाम सारे चीज़ों को पिक्चर के माध्यम से जब दिखाए तो वो हमें पेंटिंग के तौर पे देखने को मिलता है। तो जब हम लोग पेंटिंग की बात करेंगे तो वो लोगों ने उसको ट्रेडिशन को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर एक्सप्रेस करने के लिए पेंटिंग का प्रयोग किया, कल्चरल पास्ट को भी एक्सप्रेस करने के लिए पेंटिंग का प्रयोग किया। उसके अलावा डेली लाइफ ऑफ कॉन्टेम्प्ररी पर्सन या फिर सोसाइटी के बारे में, जैसे मान लीजिए कि आप गुप्त काल का पेंटिंग देख रहे हैं, तो गुप्त काल का यदि किसी समुद्रगुप्त का पेंटिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो अपने सिक्कों पे बीना बजाते हुए दिखा है, या फिर उसके समय का जब पेंटिंग होगा तो या तो उसका इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर उस समय का समाज में जो चल रहा है वो चीज़ आपको पेंटिंग में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी आप पेंटिंग के माध्यम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि पेंटिंग किस चीज़ पे किया गया है यह डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि सोने का चदरा पे किया गया है, या चांदी के चदरा पे किया गया है, या कांच पे पेंटिंग किया गया है, या पत्ते पर पेंटिंग किया गया है, तो डिपेंड करता है कि उस समय स्टेट की इकोनॉमी क्या है, उस समय जो राजा है उसके राज्यकाल में कैसा इकोनॉमी रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। टू एक्सप्रेस द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे भी मतलब उसका भी जिक्र पेंटिंग में मिल सकता है। जैसे किसी को चिड़िया मारते हुए, शिकार करते हुए, मछली मारते हुए, जुआ खेलते हुए दर्शाया गया है, बहुत जगह पे ऐसा देखने को मिलता है। या फिर उस समय के जो जनता है, जो समाज है, उसके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को भी पेंटिंग में दर्शाया जाता है। टू हेल्प टू नो अबाउट द कल्चरल एसिमिलेशन, रूरल्स रिलीजन एंड रिलीजन ऑफ द स्टेट। पेंटिंग से हमें यह भी जानने को मिल सकता है कि
जैसे आप देखें कि मोहम्मद गोरी जब आया था तो अपने सिक्के पे उन्होंने लक्ष्मी का भी चित्रांकन करवाया था। तो यदि किसी शासक के समय का पेंटिंग देख रहे हैं और उस पेंटिंग पे मान लीजिए कि कोई जो है मुस्लिम शासक है और उसके पेंटिंग में यदि आपको हिंदू एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं तो इससे आप इस कंक्लूजन पे, टेंटेटिव कंक्लूजन पे जा सकते हैं कि कल्चरल एसिमिलेशन रहा होगा, रिलीजियस हार्मोनी रहा होगा। उसके अलावा आप शासक का रिलीजन क्या रहा है आप ये पता कर सकते हैं, स्टेट का क्या रिलीजन रहा ये भी आप पेंटिंग से पता कर सकते हैं, और उस समय की टेक्नोलॉजी जो है कितना आगे बढ़ा है आप उसके आधार पे भी पता कर सकते हो। जैसे आप स्टोन एज में चले जाओ, मान लो कि भीमबेटका का पेंटिंग देख रहे हैं तो आपको लोहे के चदरा पे तो पेंटिंग दिखेगा नहीं। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आगे वैसे वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी ग्रो करेगा। इसका मतलब पहले पत्ते पे मिलेगा, ताड़पत्र पे मिलेगा, तब जाके ताम्रपत्र पे मिलेगा। तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हमें पेंटिंग के माध्यम से जानने को मिलता है, देखने को मिलता है कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। थ्योरी ऑफ पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग का भी सिद्धांत दिया गया और इस सिद्धांत को षडांग सिद्धांत कहा गया। जैसे वेद के 6 अंग हैं, वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, उसी तरीके से पेंटिंग के भी 6 थ्योरी हैं और इस थ्योरी को दिया था कामसूत्रा में, जो कि 3rd सेंचुरी एडी की बुक है, बादशाह ने लिखा है। और इसमें वह पहली बार यह पेंटिंग के 6 सिद्धांत के बारे में, 6 पार्ट के बारे में चर्चा करता है। पहला का नाम है रूप का भेद। वो कहता है कि यह रूप का जब भेद हो तो उसे रूप भेद कहते हैं। दूसरे को कहता है यदि सब्जेक्ट को सदृश्यता मतलब दृश्य के साथ, उसमें पिक्चर के साथ यदि उसको दर्शाया जाए तो उसे कहते हैं सादृश्य विधान। स मतलब साथ में, दृश्य का मतलब विजुअल पिक्चर, एंड रंगों के साथ चमक और प्रकाश। यदि उस पेंटिंग में रंग के साथ साथ उसमें चमक दिखता है, उसमें लाइट हमको देखने को मिलता है तो उसे कहा गया है भाव। ठीक है। उसके अलावा यदि उसमें मॉडलिंग का प्रभाव दिखता है या फिर ब्लेंडेड कलर्स का इफेक्ट दिखता है तो उसे कहा गया वर्णिक भंग। वर्णिक, वर्ण शब्द यहाँ रंग से है तो बहुत सारे रंग को मिला करके, रंगों का मिश्रण, उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है वर्णिक भंग। और वस्तु या विषय का अनुपात, यह भी एक टाइप होता है पेंटिंग का, इसे बोला गया है प्रमाण। आप याद रखिएगा, बहुत सवाल पूछे जाते हैं इससे। और जब भावनाओं को व्यक्त किया जाए तो उसके लिए जो नाम शब्द यूज किया गया है वह है लावण्य योजनम। लावण्य योजनम। तो ये 6 है पेंटिंग के थ्योरी। एक को सदृश विधान बोलते हैं, भाव है, एक वर्णिका भंग है, प्रमाण है और लावण्य योजनम है। किसने दिया था हमने बता दिया। यदि हिस्टोरिकल पास्ट ऑफ पेंटिंग की बात करें कि भैया पेंटिंग कब से चलता आ रहा है, इसका इतिहास यदि हम लोग थोड़ा जानना चाहें तो देखिए शुरू में जो भी पेंटिंग मिला वो ओल्ड रॉक शेल्टर्स पे ही मिला, यानी कि जो पत्थरों के ऊपर जो किए गए थे उसे हिंदी में कहते हैं शैल चित्र। शैल मतलब पत्थर के ऊपर जो चित्रांकन किया गया था। तो जो रॉक शेल्टर्स मिले हैं पहली बार तो मूल तौर पे मिले भीमबेटका से। आपको भीमबेटका के बारे में आगे बताएंगे। भीमबेटका से मूल तौर पे मिले हैं, उसके बाद मिर्जापुर से मिला है, उसके बाद पंचमढ़ी से भी मिला है ओल्ड रॉक शेल्टर्स, प्राचीन बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी यह हमें देखने को मिलता है पहले। यदि सोर्सेज की बात करें तो ब्राह्मण और बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी जो है इसका जिक्र किया गया है। मिथक और दंत कथाओं को भी जो है मतलब लेप चित्र के सहारे उसको दर्शाया गया है। मिथक और दंत कथा क्या होता है आपको पता होगा, आगे हम लोग बात करेंगे इसमें। मिथक और दंत कथाओं का भी चित्रांकन किया गया है कपड़े के ऊपर और उसे क्या कहा गया, लेप्य चित्र। लेप्य चित्र और लेख चित्र, यानी यह लिखा हुआ है और वो लेपा हुआ है। ठीक है। तो लेख चित्र में जो है इसको कहा गया आरेखन या फिर रेखा चित्र कहा गया है। और धूलि चित्र और पच्चरितव भी यहाँ से देखने को मिलता है। ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से पेंटिंग का, यदि हम लोग बात करें कि पेंटिंग का सोर्सेज कहाँ पे जिक्र मिलता है तो ब्राह्मण लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में अलग अलग जैसे 3 पिटक हैं, ब्राह्मणों में ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये तमाम तरह के ग्रंथों में जो है पहली बार पेंटिंग का जिक्र मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो लेप्य चित्र क्या होता है, जब मिथक और दंत कथाओं को कपड़े के ऊपर जब उकेरा गया हो तो उसे लेप्य चित्र कहा गया। और जब वहां पर आरेखन किया गया हो या फिर रेखा चित्र, ज्यामितीय आकार, ज्योमेट्रिकल शेप्स यदि वहां पे ड्रॉ किए गए हैं तो उसे लेख्य चित्र कहते हैं।
चित्र मतलब पिक्चर, और धूलि चित्र और पच्चरित्र, ये मतलब इतने सारे सोर्सेज हैं जहां से आपको पेंटिंग के साक्ष्य मिलते हैं। पेंटिंग स्टाइल के बारे में भी जिक्र किया है विशाख दत्त ने अपनी किताब मुद्रा राक्षस में। आप लोग बताइएगा विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस जो किताब है वह कब की है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है यह पेंटिंग के स्टाइल के बारे में जिक्र करता है और कहता है कि भैया 3 तरीके के पेंटिंग के स्टाइल हैं और तीनों का सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में भी बात किया है। पहले नंबर पे कहता है कि चौका पिटक होता है, और दूसरा होता है दिग्घाला पिटक, और तीसरा होता है यम पिटक। जैसे 3 तरीके के पिटक हैं उसमें विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, उसी तरीके से विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में अपनी किताब में यह बात किया है कि पेंटिंग स्टाइल मूल तौर पे 3 प्रकार के होते हैं, चौका पिटक, दिघला पिटक, यम पिटक। चौका पिटक की पहचान क्या है कि भैया अलग से फ्रेम पे, जैसे ये सेपरेट फ्रेम है इसके ऊपर चित्रांकन किया गया हो, ये XYZ कोई पिक्चर मान लीजिए, तो ये क्या है चौका पिटक। चौका का मतलब ये अलग फ्रेम, ये बैठने वाला, आप हिंदी में चौका का अर्थ समझ सकते हैं। दिघला पिटक, दिघला का मतलब दीर्घ, इसी से बना, दिघला का मतलब है क्यू, कतार लगना, ठीक है। दीर्घ में इस दीर्घा में आप सुने होंगे हिंदी में दीर्घा शब्द प्रयोग किया जाता है कतार के लिए, लाइन के लिए। जैसे आप म्यूजियम वगैरह में जाएंगे तो आपको लिखा रहेगा दीर्घा संख्या 1, दीर्घा संख्या 2, तो वो जो लाइन है वह क्यू है। तो इसीलिए दिघला पिटक यानी लॉन्ग क्यू ऑफ पिक्चर्स, यानी एक लाइन में ढेर सारे पिक्चर्स को बनाया गया हो, ठीक है। पेपर 1 में पढ़ेंगे तो उसे शायद बस टोपोलॉजी कहते हैं, एक लाइन में जब ढेर सारा नेटवर्क जुड़ा हुआ होता है। यम पिटक की बात करें तो इसमें सेपरेट पेंटिंग किया गया है, तो ये सेपरेट फ्रेम था और यह सेपरेट पेंटिंग था, ये अलग तरीके का पेंटिंग है। तो विशाख दत्त ने अपनी किताब मुद्रा राक्षस में 3 प्रकार के पेंटिंग स्टाइल का जिक्र किया है। यदि बात करें प्रोटो हिस्टोरिक पेंटिंग की तो सबसे पहले जो है पेंटिंग मैंने पहले ही बताया कि दिस पेंटिंग वाज ऑन द रॉक्स मेनली विच इज कॉल्ड पेट्रोगैल्प्स, यानी शुरू में जो प्रोटो हिस्टोरिक फेज में जो हमें पेंटिंग मिला है, जो पत्थरों पे मिला है, उसे पेट्रोगायल्प्स कहा गया है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। यदि अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं पेट्रोगायल्प्स, सॉरी अंग्रेजी में तो लिखा हुआ ही है और हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हो। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस पेंटिंग वाज फाउंड इन भीमबेटका बाय VS बाकंकर इन 1957 to 58 AD। VS बाकंकर बहुत बड़े आर्कोलॉजिस्ट हैं, ASI से जुड़े रहे हैं। इन्होंने पहली बार जो है इसको ढूंढा, किसको, भीमबेटका से। किसको ढूंढा, पेंटिंग को। पेंटिंग कब का है, प्रोटो हिस्टोरिक फेज का। प्रोटो हिस्टोरिक फेज क्या है, आपको पता होगा कि हिस्ट्री को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक फेज। तो प्री हिस्टोरिक में ना हमें लिखना आता था ना पढ़ना आता था, प्रोटो हिस्टोरिक में लिखने तो लगे लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे, और हिस्टोरिक फेज में हम लोग लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, सब कुछ होता है। तो पहली बार जो पेंटिंग पाया गया है उसे पेट्रोगायल्प्स कहा गया है, और इसको ढूंढा किसने 1957-58 में भीमबेटका से। सबसेट्स का मतलब उसका ग्रुप, ढेर सारा एक साथ, और इसे जू रॉक शेल्टर्स भी कहा गया है। जो भीमबेटका से मिला है ग्रुप में सबसेट्स मिला है उसे जू रॉक शेल्टर्स भी कहा गया है। यहाँ पे यदि बात करें प्रोटो हिस्टोरिक पेंटिंग का, तो प्रोटो हिस्टोरिक फेज को हम लोग 3 हिस्सों में बांट करके देखते हैं। पहला जो हिस्सा है उसे हम लोग कहते हैं अपर पैलियोलिथिक एज, जहां से हमें पेंटिंग मिला है। इस एज का जो टाइमिंग है वह है 35,000 से लेकर 10,000 ईयर्स अगो, यानी BC, ठीक है, BC। कब अपर पैलियोलिथिक एज का टाइमिंग है 35,000 BC से लेकर 10,000 BC तक, और यह प्रोटो हिस्टोरिक पेंटिंग का पहला फेज है। इसमें जो मटेरियल यूज किया गया, इस समय के जो पेंटिंग्स मिले हैं उस पेंटिंग को बनाने के लिए क्वार्टजाइट नामक पत्थर का प्रयोग किया गया है। उसके अलावा चूना और वाटर से मिला हुआ, चूना और पानी से मिला हुआ जो है गेरू, एक ऑब्जेक्ट है, एक पदार्थ है, एक मटेरियल है जिसका प्रयोग किया जाता था। इसका मतलब धूसर होता है, गेरू, गेरुआ रंग का, इसका प्रयोग किया जाता था पेंटिंग बनाने के लिए। कब का पेंटिंग, अपर पैलियोलिथिक पीरियड का पेंटिंग। उसके अलावा कलर के तौर पर यदि बात करें तो लाल रंग का, उजले रंग का, पीला रंग का, ग्रीन का और ब्लैक का, इतने सारे कलर्स का प्रयोग किया गया है अपर पैलियोलिथिक एज में पेंटिंग करने के लिए। सब्जेक्ट मैटर्स की बात करें कि भैया पेंटिंग में क्या क्या चीजों को दर्शाया गया है, तो लाल प्लस व्हाइट प्लस ग्रीन प्लस ब्लैक, यानी ये 4 रंग का जो प्रयोग है वह किया गया है जंगली भैंस को, हाथी को, गैंडा को और बाघ को, यानी जंगली पशुओं को दर्शाने के लिए।
ध्यान रखिएगा, जंगली भैंस, हाथी, गैंडा, बाघ, यहाँ पे सवाल छुपा हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा जानवर है जो अपर पैलियोलिथिक एज के पेंटिंग में हमें देखने को नहीं मिलता है, या फिर निम्नलिखित में से किस कलर का प्रयोग अपर पैलियोलिथिक एज के पेंटिंग में नहीं कभी देखने को मिला। तो क्या देखने को मिला है? रेड, व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक और येलो भी है, लेकिन जंगली जानवरों को दिखाने के लिए येलो का प्रयोग नहीं किया जाता था। यहां से बहुत सारे ह्यूमन शेप्स भी मिले, मानव की आकृति भी मिला है। लाल रंग का प्रयोग मानव आकृति के लिए भी किया गया था, यानी कोई आदमी शिकारी है, शिकार कर रहा है, तो उसके चित्र को दर्शाने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया गया है। हरा रंग का प्रयोग किया गया है नर्तकी के लिए, यानी कि कोई महिला डांसर है तो डांस करे तो उसके लिए जो है हरा रंग का प्रयोग किया गया है। और ये सब कहां से जुड़ा हुआ है? अपर पैलियोलिथिक एज से जुड़ा हुआ है। यदि मेसोलिथिक एज की बात करें तो मेसोलिथिक एज का टाइमिंग है 10,000 BC से लेकर के 8,000 BC तक। ठीक है, मेसोलिथिक जिसको हिंदी में कहते हैं मध्य पाषाण। मध्य पाषाण का क्या मतलब होता है? लिथिक का मतलब यहाँ पे क्या है? लिथिक का मतलब पाषाण, पाषाण का मतलब पत्थर, जिसको आप अंग्रेजी में स्टोन कहते हो। तो मेसो का मतलब है बीच का, यानी कि पहले पत्थर बड़ा बड़ा था और मेसोलिथिक पीरियड में क्या होगा? पत्थर छोटा होगा। तो पत्थर छोटा होगा तो औजार भी छोटा होगा, औजार और शार्प होगा, राइट। उस टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट चल करके आएगा। तो मेसोलिथिक पीरियड में जो है वह लाल कलर को मूल तौर पे यूज किया गया है पेंटिंग के लिए। और इस समय का जो साइज ऑफ पिक्चर्स है उसके साइज में जो है रिडक्शन आया, वो थोड़ा सा घटा। मैंने पहले ही बताया कि जो उपकरण हम लोग प्रयोग किए जा रहे थे हम लोग के द्वारा, तो वो उपकरण का साइज भी तो घटा। पत्थर का साइज घटेगा तो उपकरण का साइज भी घटेगा। इसीलिए पिक्चर्स जो बनेगा वह पिक्चर्स का फ्रेम भी पहले बड़ा हो रहा था, अब मेसोलिथिक पीरियड में वह फ्रेम भी छोटा हुआ। इसलिए लिखा है उन्होंने कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड में मेसोलिथिक एज की तुलना में बड़ा था और मेसोलिथिक एज में जो है वह छोटा होता चला गया पिक्चर्स। हंटिंग इन ग्रुप्स यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी भी जो है लोग समूह में यानी इकट्ठा होकर के क्या कर रहे हैं? हंटिंग कर रहे हैं। यानी अभी भी एग्रीकल्चर जो है हमारा मेन सोर्स नहीं बना है इकोनॉमी का या फिर डेली लाइफ का, आजीविका का, खाने पीने का। उसके अलावा जो है बहुत सारे पेंटिंग में चराई एक्शंस यानी जानवर को चराते हुए दिखा गया है, जानवर को चराते हुए मानवों का चित्रांकन किया गया है। बहुत सारे में सवारी विजुअल्स हैं, यानी जैसे घोड़ा का सवारी करना, इन सबको दर्शाया गया है। और ये सारे पेंटिंग्स कब से जुड़े हुए हैं? मेसोलिथिक पीरियड से। तो इस समय कौन सा कलर यूज हो रहा है? मूल तौर पे लाल कलर, ध्यान रखिएगा। तीसरा जो पीरियड है वह है कैल्कोलिथिक पीरियड, जिसको चैल्कोलिथिक पीरियड भी पढ़ते हैं। यह 2000 BC से लेकर के 700 BC तक इसका टाइमिंग है। इस समय क्या हुआ कि पेंटिंग्स में जो है नंबर बढ़ने लगा, उसकी संख्या बढ़ने लगी, और खास करके किसकी? जिसमें ग्रीन और येलो रंग का प्रयोग किया गया हो। और चैल्कोलिथिक पीरियड का जो हमें पेंटिंग्स मिला है उसमें वॉर सीन को यानी लड़ाई करते हुए युद्ध के दृश्य को चित्रांकन किया गया है, उसको दर्शाया गया है। उसके अलावा घोड़सवारी को दर्शाया गया है या फिर हाथी सवार को दर्शाया गया है, और एरो को, तीर और धनुष को जो है इस समय हथियार के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है। हथियार के तौर पे किस लिए? शिकार करने के लिए, ठीक है। इसीलिए कह भी रहा है कि एरो एज ए वेपन क्या है? सिंबल ऑफ हंटिंग है, कि हाँ भैया शिकार हो रहा है। उसके बाद यदि बात करें इससे जुड़े कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए ऐसा नहीं कि प्रोटो हिस्टोरिक फेज तक ही यह रहा, उसके बाद भी जो है हिस्टोरिक फेज के बाद तक, पोस्ट हिस्टोरिक फेज तक जो है यह केव कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहा। हमें वहां से ब्राह्मी स्क्रिप्ट के कई सारे लेख भी देखने को मिल सकते हैं, और जो अशोक के टाइम का है और कुछ गुप्ता पीरियड के टाइम का है। ग्रुप ऑफ पिक्चर्स ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड फाउंड फ्रॉम नरसिंगर। नरसिंगर से जो है मेसोलिथिक पीरियड का बहुत सारा पिक्चर्स हमें देखने को मिलता है। चित्तीदार हिरण की खाल भी हमें उसका भी चित्रांकन मिलता है। चमड़ा बनाने की कला भी उस समय मौजूद है, और वीणा जैसे संगीत जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उसको भी पेंटिंग में दर्शाया गया है। सर्पिल को दर्शाया गया है, विषम कोण को दर्शाया गया है, चक्र को, ये सब जितने ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं इसका भी चित्रांकन किया गया है उस समय के पेंटिंग में। उसके बाद यदि बात करें उत्तर काल के चित्र के बारे में बात करें
तो उत्तर काल का जो चित्र है मूल तौर पे वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ का जो पहाड़ी इलाका है जिसे हम लोग जोगी मारा का गुफा कहते हैं, वहां से हमें उत्तर काल के चित्र देखने को मिलते हैं। इसका जो टाइमिंग है साथियों वह 100 BC यानी 100 ईसा पूर्व। इसके अलावा कुछ अलग प्रकार की गुफाएं भी हमें देखने को मिलती हैं जो कि मूल तौर पे छत्तीसगढ़ और कांकेर से मिला है। छत्तीसगढ़ में ही कांकेर है तो छत्तीसगढ़ और कांकेर से मिला है, जैसे कि उदकुदा, गरागोदी, खेड़खेड़ा, गोटी तोला और कुलगांव। ये सब क्या है, अलग प्रकार की गुफा है। जैसे भीमबेटका एक गुफा, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में अलग प्रकार के गुफाएं भी मिले हैं जिसका नाम अभी हम लोग पढ़े। इसके अलावा इस समय का जो पेंटिंग है उसमें मूल तौर पे मानव मूर्ति देखने को मिलता है, पशु का भी चित्रांकन है, हथेली के छाप का चित्रांकन है और बैलगाड़ी का भी चित्रांकन किया गया है। उसके अलावा घोड़सर और कोहाबोर ये जगह का नाम है। ये दोनों जगह कहाँ में है, कोरिया जिला में है, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में। यहाँ से भी क्या मिला है, रॉक शेल्टर्स मिले हैं, रॉक पेंटिंग्स या रॉक शेल्टर्स आप कह सकते हो। यहाँ से भी हमें इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें जो है चितवा डोंगरी एक जिला है दुर्ग जिला में, चितवा डोंगरी एक जगह है दुर्ग जिला में, जहाँ से हमें मिला है गधे की सवारी करती हुई चीनी आकृति, मतलब चीन के व्यक्ति टाइप से, मतलब उसका शेप होगा, चीनी आकृति मिला है, ड्रैगन मिला है और एग्रीकल्चर के भी सीन इसमें फिल्माए गए हैं, दर्शाए गए हैं चितवा डोंगरी से मिले हुए जो पिक्चर्स हैं उसमें। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से कुछ अन्य आकर्षक शैल चित्र मिले हैं, रॉक शेल्टर्स, जैसे कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला के लिमदारिहा और सरगुजा, ये दो जगह का नाम है। इन दोनों जगह में स्थित उगदी और सीतालेखनी में जो है पेंटिंग्स के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो साथियों यह जो था वह पेंटिंग सीरीज का पहला वीडियो था। इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे भीमबेटका से मिले हुए पेंटिंग के बारे में। यह सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा, आप लोग प्लीज इसे जुड़िए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और साथ ही में यदि किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन है या फिर आपको सजेशन देना है देन आप कमेंट सेक्शन में आप फ्री हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक इतना धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखने के लिए।